हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग जो अभी रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस 2003 कंडक्ट कराया था 15 सितंबर से, और जो अलग अलग पेपर्स हुए थे एसए जीएस 1, 2, 3, 4, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है मृणाल कुमार और आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर सीरीज़ में क्या क्या डिस्कशन करेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग के कुछ बेसिक्स से, कि जो हम आगे आंसर डिस्कस करने वाले हैं उनकी क्या अप्रोच, बेसिक फंडामेंटल अप्रोच क्या है आंसर राइटिंग की। तो ये उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं या आंसर राइटिंग करने वाले हैं, जो शुरू कर रहे हैं या फिर जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं इन जनरल। उसके बाद हम लोग एक बेसिक अप्रोच डिस्कस करेंगे आंसर्स की, और लास्टली जो एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक हम ब्रॉड फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रॉडली वो आंसर्स कैसे होने चाहिए। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए था उन आंसर्स में, क्या नहीं करना चाहिए था उन आंसर्स में। एंड क्योंकि आंसर राइटिंग का जो स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है कि जो हम यहाँ पे बताएं आपने उनसे उस चीज़ से कुछ अलग लिखा हो। एंड अगर आपने सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करे हो एक अच्छे आंसर के और आपका डिफ़र कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर भी सही हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एक बहुत जनरल आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है, ये लेक्चर सीरीज़ किन लोगों के लिए है। ये 3 लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ताकि उनको आइडिया लग पाए कि भाई आंसर राइटिंग क्या होती है, मेंस के क्वेश्चंस का क्या पैटर्न होता है, उनको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है और एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, एक एटलीस्ट एक बेसिक आंसर कैसे लिखा जाए। ये लेक्चर उन लोग के लिए भी है जो करेंटली आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड लास्टली ये उन लोग के लिए है जो कि अभी मेंस वाला जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसको दे चुके हैं, ताकि वो एक टाइप से अपने आंसर्स या अप्रोच कंपेयर कर पाएँ कि उन्होंने क्या किया है और ऑल्टरनेटिवली क्या और अप्रोच हो सकती है। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, हम एक ब्रीफ ओरिएंटेशन कर लें, उसके बाद हम GS 1, 2, 3, 4 एंड एसए के अप्रोचेज़ और आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग होती है वो एक्चुअली कैसे होती है, क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये यूपीएससी की वेबसाइट पे वो एक स्पेसिमेन कॉपीज़ अपलोड करता है। आपको एक ऐसी ऑलमोस्ट 50 पेजेस की ऐसी बुक मिलती है। इसे क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कहते हैं, QCA बुकलेट कहते हैं इसे। अलग अलग पेजेस होते हैं। तो शुरुआत वाले पेज में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं शुरुआत के कुछ पेजेस में, जिसमें आपको अपने डिटेल्स भरने होते हैं। और उसके बाद आपको जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं। और उसके बाद आपका ये होता है एक आंसर राइटिंग की कॉपी। ऐसा होता है कि शुरुआत में एक क्वेश्चन प्रिंट रहता है, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है और वो कितने मार्क्स कैरी करना है। तो ये वाली स्पेस होती है आपको जहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। आपको लिमिटेड स्पेस मिलती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। जनरली 15 मार्कर के क्वेश्चंस के लिए 3 पेज मिलते हैं और 10 मार्कर के पेजेस के लिए जनरली आपको 2 पेजेस मिलते हैं। आपको जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं के हिसाब से अटेम्प्ट करना है, इतने ही पर्टिकुलर वर्ड्स में, और इसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए फिर आगे हम लोग इस चीज़ के बारे में और आगे डिस्कस करते हैं कि आंसर राइटिंग, सबसे पहले जो मेंस आंसर राइटिंग है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आंसर राइटिंग के, क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू राइट अ गुड आंसर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई आंसर राइटिंग होती ही क्यों है, वाई आंसर राइटिंग,
कि जो ये पूरी एक्सरसाइज है इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं, इसी के बेसिस पे आपको रैंक अलॉट होती है, आपके जो सर्विस होती है इसी के बेसिस पे मिलती है। तो आंसर राइटिंग वाला जो ये एग्ज़ाम है क्यों ही इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी इससे क्या जानना चाह रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि आप जितना भी कंटेंट पढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम आप प्रिपरेशन करते हैं, जितनी भी किताबें पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वो जो नॉलेज गेन करते हैं आप आंसर राइटिंग के थ्रू अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये दिखाते हैं कि जितना भी आपने वास्ट कंटेंट पढ़ा है आप क्या उसको उस समय पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर वर्ड लिमिट में क्या आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को उस हिसाब से स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं और लॉजिकल आर्गूमेंट्स दे पा रहे हैं कि नहीं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आंसर राइटिंग के थ्रू चेक होता है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज आंसर राइटिंग के थ्रू चेक होता है, और आपका क्रूशियल सिचुएशंस में आप कैसे सोचते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है और आपका क्या एप्टीट्यूड है, इन दोनों चीज़ों का टेस्ट होता है आपके आंसर राइटिंग में। तो ये चीज़ होती है बेसिकली। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या बेसिक्स होते हैं जब हम आंसर राइटिंग के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और जो आजकल आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग किताबें हो गई, जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, या फिर आपकी एथिक्स की कोई भी बुक हो गई, लेक्सिकॉन हो गई, तो इतनी सारी जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, एंड क्वेश्चन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ पूछता है एक बड़े टॉपिक में। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसी के बेसिस पे हम लोगों को अपना आंसर लिखना होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे क्वेश्चन आया और एग्जामिनर पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के कोडिफिकेशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं, अभी तक कोडिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उन्हें जो भी आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में सभी कुछ लिख देते हैं, रादर दैन फोकसिंग अपॉन की कोडिफिकेशन एस्पेक्ट, रादर दैन फोकसिंग अपॉन क्वेश्चन एग्जैक्टली पर्टिकुलर पॉइंट क्या पूछना चाह रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट होता है कि आप उस डिमांड को समझें। ये ना दें कि ये ना बताएं कि आपको क्या आता है, ये बताएं कि आप एक क्वेश्चन के डिमांड को समझ रहे हैं और आप उसी के बेसिस पे आप अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट। जनरली हम लोग कहते हैं आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में कि कंटेंट इज़ किंग। आपको जो मार्क्स होते हैं इसी बेसिस पे मिलते हैं कि भाई आपका कंटेंट कैसा है, जो आप नॉलेज लिख रहे हो, नॉलेज आप दिखा रहे हो कि आपके पास है, वो कितनी है, कितनी अच्छी है, उस नॉलेज का क्वालिटी, उस कंटेंट का क्वालिटी क्या है। तो एक व्हाट इज़ इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट इज़ अ गुड कंटेंट। तो गुड कंटेंट क्या हो सकता है? आप गुड कंटेंट हो सकता है आपका एक लॉजिकल आर्गूमेंट हो सकता है। इसके अलावा गुड कंटेंट आपका हो सकता है क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके आंसर की डेप्थ हो सकता है एक अच्छा कंटेंट। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग डाइवर्सिटी के जो आप आर्गूमेंट्स देते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के जो डायमेंशंस देते हैं, वो हो सकता है एक अच्छा कंटेंट। या फिर आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जो अच्छे बिल्कुल रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, वो होता है एक अच्छा कंटेंट। और जो अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, वो होता है एक अच्छा कंटेंट। अब एक और क्वेश्चन आता है कि
हम ये अच्छा कंटेंट हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या होता है अच्छा कंटेंट का, सोर्स ऑफ गुड कंटेंट क्या है। तो जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में, वो भले ही आपकी कोर्स की या फिर स्टैंडर्ड NCERT या फिर एडवांस्ड बुक्स हों, वो हो सकती हैं आपकी। इसके अलावा आपके जो अलग अलग कोचिंग्स के मॉडल आंसर्स होते हैं, आप उनसे कंटेंट उठा सकते हैं। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो उसके एनालिसिस में जब आप मॉडल आंसर देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये वाला कंटेंट, ये वाला आर्गूमेंट अच्छा है, तो आप वहाँ से बोरो कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपर्स की आंसर कॉपी से मिलता है अच्छा कंटेंट, वहाँ से आप उठा सकते हैं। एंड इसके अलावा आप क्या क्या और रेफ़र कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग न्यूज़पेपर या फिर आप जो मंथली मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, उनसे आप कंटेंट उठा सकते हैं। और लास्टली जो आपका, अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हों तो आपका जो कोचिंग मटेरियल होता है, वहाँ से आप कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट किसी भी टॉपिक के बारे में या सिलेबस के किसी भी चीज़ के बारे में, आप इन जगहों से आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो ये चीज़ तो हो गया दूसरा पॉइंट आपका कंटेंट का। अब आते हैं अगली चीज़ कि कंटेंट के अलावा और क्या चीज़ें होती हैं अच्छे आंसर्स के बारे में। तो अगली चीज़ होती है आपकी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि अपने आंसर को किस वे में प्रेजेंट करना। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी भी आंसर को लिखने का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखते हैं। लेकिन ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, कई लोग इसको फॉलो करते हैं, कई लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो कई लोग जिनको कोई और तरीके का स्ट्रक्चर अच्छा लगता है वो फॉलो करते हैं। बट ये जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर है, ये एक जनरली एक वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एंड ये भी टाइम पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है क्वेश्चन के हिसाब से, तब आप ये वाला कंटेंट, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। वरना जनरली अगर टाइम अगर कम हो तो आप सीधे क्वेश्चन की डिमांड पे स्किप कर सकते हैं। जैसे जनरली ये होता है, जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो हम बॉडी में एड्रेस करते हैं, उससे पहले क्वेश्चन से रिलेटेड एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं इंट्रोडक्शन में, जहाँ पे हम कुछ डेटा बताते हैं, जहाँ पे हम कुछ न्यूज़ आइटम बताते हैं, या फिर कोई और कॉन्टेक्स्ट हम जोड़ देते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट केस हो गया, कोई कमेटी हो गई, उसके बारे में बता सकते हैं। और कंक्लूजन में जनरली हम लोग कुछ फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ बताते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ बताते हैं, कोई कीवर्ड बता देते हैं। एंड बॉडी में जनरली हम लोग जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसको एड्रेस करते हैं। बट अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप सीधे बॉडी से शुरू कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको सही लगे कि आपका पेपर फिनिश हो जाए टाइम पे, उस हिसाब से आप यहाँ पे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो हो गई। तो अब इसके बाद स्ट्रक्चरिंग की एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। अब मेन आता है बॉडी वाला जो पार्ट होता है। बॉडी वाले पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग सब हेडिंग्स में। अच्छा, ये करने का पर्पस इसलिए है ताकि जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पेपर में चीज़ें पूछी हैं, हम उनको एक लॉजिकल वे में, एक कोहेरेंट वे में और एक सीरियल वाइज तरीके से हम उनको एड्रेस कर पाएँ। हर क्वेश्चन के सब पार्ट को एक सब हेडिंग देके और उनसे रिलेटेड एक आर्गूमेंट्स दे दें, ताकि क्वेश्चन में एक तरीके का फ्लो दिखे कि एक के बाद दूसरा डायमेंशन पूछा है, दूसरे के बाद तीसरा डायमेंशन हम जवाब दे रहे हैं। तो इससे एक तरीके का फ्लो आता है और आंसर पढ़ने में एग्जामिनर को आसानी होती है। अब इसके बाद स्ट्रक्चरिंग में कुछ और माइनर बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं। वो क्या क्या होती हैं कि जैसे
अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, यहाँ पे मार्जिन्स होती हैं, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट इन दिस मार्जिन। तो आपका जो आंसर होता है, अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास इतनी स्पेस है आंसर लिखने की, जनरली इतनी स्पेस आपको मिलती है, जनरली इतनी स्पेस जो आपको मिलती है 10 मार्कर के लिए मिलती है। ये जो मार्जिन होती है ये वाली, आपको इसके इधर कुछ भी नहीं लिखना होता है, और ये वाली जो मार्जिन होती है यहाँ भी आपको कुछ नहीं लिखना होता है। जो भी स्पेस होती है राइटिंग की, ये क्वेश्चन के नीचे की जो स्पेस है आपको सिर्फ यहीं पे लिखना होता है। तो जनरली जो आपका इंट्रोडक्शन है वो इतने एरिया में आता है आपका, एंड यहाँ पे इसके नीचे फिर आपका बॉडी आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बॉडी में भी हम सब हेडिंग्स लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम क्वेश्चंस को इस बेसिस पे कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पेज में सब हेडिंग लिख दी, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट। अब मान लीजिए क्वेश्चन में अगर दूसरा पार्ट पूछा है तो हम उसकी एक और सब हेडिंग दूसरी दे देंगे, और फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, और उसके बाद जब हम कंटेंट अच्छा खासा लिख देंगे तो उसके बाद एक कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें बताई, एक छोटा सा दो तीन लाइनों का समरी दे सकते हैं। हम कोई सल्यूशन बता सकते हैं कि जो अगर सब हेडिंग्स में हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका क्या सल्यूशन हो सकता है, या फिर इन जनरल एक पॉजिटिव आउटलुक दे सकते हैं कंक्लूजन में। तो नीचे का पार्ट होता है यहाँ पे कंक्लूजन। तो ये तरीका होता है स्ट्रक्चर करने का। तो और देखते हैं यहाँ की मार्जिन्स में कुछ नहीं लिखना होता है। इसके अलावा एक अच्छा स्ट्रक्चर में आपके जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन किया जाता है। जो आपके जो मेन फोकस वाले कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जामिनर को एक बार में ढेर सारी कॉपीज़ को चेक करना होता है, एंड एग्जामिनर के लिए भी आसान नहीं होता कि एक साथ सभी कॉपीज़ के हर आर्गूमेंट्स को वो एक एक करके पढ़े। तो हम अंडरलाइन करते हैं ताकि इमीडिएटली हम एग्जामिनर का अटेंशन उस आर्गूमेंट पे या फिर उस कीवर्ड पे ला पाएँ। इसके बाद हमारे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, वापस नीचे जाते हैं तो हमने देखा इस जैसे अंडरलाइनिंग हो गई, मार्जिन्स के बीच, मार्जिन्स के बियॉन्ड नहीं जाना और अपना आंसर मार्जिन्स के अंदर ही लिमिट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेसिंग होती है, कि जो स्पेस मिल रहा है आपको दोनों कॉपीज़ में, आप उसको उतना कितना जुडिशियसली यूज़ कर पाते हैं, आप कितनी स्पेस छोड़ रहे हैं, आपके आंसर्स के बीच में कितनी स्पेस है, आपकी लाइंस में कितनी स्पेस है, आपके वर्ड्स में कितनी स्पेस है, आप सिर्फ पेजेस भर रहे हैं या एक्चुअली कंटेंट लिख रहे हैं, ये सब आप स्पेसिंग के थ्रू आप इसको एडजस्ट करते हैं। और कोशिश की जाती है कि जब भी हम आंसर लिखें तो हम पूरा पेज फिल करें, हालांकि ये बहुत हर बार ज़रूरी नहीं होता है, बट जनरली एक बैलेंस रखना चाहिए अपने कंटेंट के बीच में और अपनी स्पेसिंग के बीच में, कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन के पार्ट के बाद बहुत ढेर सारा स्पेस भर दिया, या फिर आपने शुरुआत में तो बहुत स्पेस दे के लिखा, लेकिन नीचे कंक्लूजन में आते आते आप बहुत सटा के लिख रहे हैं, बहुत कम स्पेस दे रहे हैं, तक कि पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखने में होती है। और कैसे आप जैसे अगर आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और एग्जाम्पल्स को अलग से हाईलाइट करना होता है, तो आप एक एग्जाम्पल लिख के आप चाहें तो उसको सर्कल कर दें, या फिर अक्सर लोग एग्जाम्पल लिख के एक ट्रायंगुलर शेप बना देते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि हाँ पॉइंट के बाद इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद इतना ही है, आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और मेन स्ट्रक्चरिंग की ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आंसर राइटिंग में आता है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, स्पीड। ध्यान रहे आपको ऑन एन एवरेज अराउंड 4500 वर्ड्स अप्रॉक्स लिखने होते हैं, दैट टू इन 3 आवर्स ओनली। और अगर जीएस के पेपर्स की बात करें, जीएस 1 2 3 4 1 2 3 के, तो उनमें ऑलमोस्ट
20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्कर के, जिनको आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है, और आपके बाकी 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके 15 मार्कर के, जिनको आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप पेपर को कंप्लीट करें, क्योंकि आप देखिए, आपको हर क्वेश्चन जो होता है यूनिक क्वेश्चन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने वो पढ़ा हो, ज़रूर हो सकता है आपको उसके बारे में वहीं पे सोचना पड़े। तो इसलिए आपकी राइटिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस क्वालिफाई करते हैं, जितने भी लोग, उन सब का पेपर कंप्लीट होता है। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस विद इन दिस टाइम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, आपको बैलेंस करना पड़ता है। क्या बैलेंस करना पड़ता है? स्पीड एंड कंटेंट। जनरली एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि शुरुआत के क्वेश्चंस में वो लोग आराम से लिखते हैं, और जैसे ही आखिरी के क्वेश्चंस होने लगते हैं, आने लगते हैं, टाइम कम पड़ता जाता है, तो शुरुआत में कंटेंट तो अच्छा लिखते हैं लेकिन स्पीड स्लो रखते हैं। लेकिन बाद में क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं और कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो भले ही आपको शुरुआत में कंटेंट के लिए 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाए, लेकिन बाद में 15 मार्कर में, या कोई भी आपका जो लास्ट कोई 2-3 क्वेश्चन होंगे, जिनको आप शायद 5 या 10 मिनट में 2-3 क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, उसमें आपके मार्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो जितना शुरुआत में गेन करेंगे उतना एंड में लूज़ कर देंगे। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्पीड और कंटेंट को बैलेंस करके रखें, ये चीज़ होती है। तो अगला सवाल आता है कि ये स्पीड जो है आती कहाँ से है, कैसे हम अच्छी स्पीड, हाउ टू डेवलप गुड स्पीड। तो इसका एक ही जवाब है, इट कम्स विथ प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा मेंस के पेपर लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, आपकी स्पीड हर क्वेश्चन में, आपकी स्पीड हर क्वेश्चन पेपर में, आपकी स्पीड हर मॉक टेस्ट में इम्प्रूव होगी, गिवन कि आप हर क्वेश्चन पेपर को टाइम करें। ये कैसे होगा? जब भी आप आंसर्स लिखें, आप अपने सामने एक क्लॉक या फिर स्टॉप वॉच सामने रख के करें। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा माइक्रो टाइम मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि इसमें कई एस्पेक्ट होते हैं, कि जैसे जनरली 10 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है वो 6 to 7 मिनट्स में ख़त्म करना होता है, और जो 15 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है ये आपको अराउंड 11 मिनट्स में ख़त्म करना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप इस डेडलाइन को फॉलो करते हैं तभी जाके आपका पेपर ख़त्म हो पाता है। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना होता है, आपको माइक्रो टाइम मैनेज करना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन में आपका कितना टाइम जा रहा है, आपका बॉडी लिखने में कितना टाइम जा रहा है, और आपका कंक्लूजन लिखने में कितना टाइम जा रहा है। हो सकता है आपने अगर शुरुआत में इंट्रोडक्शन लिखने में या बॉडी का एक पार्ट लिखने में ज़्यादा टाइम लिया हो, तो आपको बाद में इसको जल्दी रैप अप करना पड़ेगा, या फिर एक क्वेश्चन 1 में जो है आपने ज़्यादा टाइम ले लिया, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 6-7 मिनट की जगह आपने 8-9 मिनट में किया, आपने 1-2 मिनट ज़्यादा करे, तो लेटर क्वेश्चंस में आपको वो वाला जो 11 मिनट में कर सकते थे, हो सकता है आपको वो 9 मिनट में ही ख़त्म करना पड़े। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी और आपको ये चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गई आपकी टाइम के बारे में। एंड अगली चीज़ आती है आपकी आंसर राइटिंग की, जो होती है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? तो वैल्यू एडिशन वो होता है जब मान लीजिए आपने बेसिक कंटेंट जो होता है वो बेसिक कंटेंट या फिर
आर्गूमेंट्स आपको आते हों, आपने अच्छे से रिवीजन करा है बेसिक्स का जो भी आपके बुक में दिया है, एंड आप उनको एडिक्वेटली लिख पा रहे हैं। बट उसके आगे जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं वो ये चीज़ तो अच्छे से पढ़ के जाते ही हैं। तो जब सब लोग एक ही टाइप की चीज़ें लिखते हैं उनके जीएस के पेपर में, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और कुछ के मार्क्स यही कंटेंट लिखने के बाद भी कम क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशंस लिखते हैं। वैल्यू एडिशंस क्या क्या होते हैं? जैसे डायग्राम्स होते हैं या फिर आपके फ्लो चार्ट होते हैं। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ज्योग्राफी है आपका तो आप उसमें क्या मैप्स बनाते हैं कि नहीं, उसमें इंडिया का मैप हो गया जैसे, वर्ल्ड का मैप हो गया जैसे, या फिर रीजनल मैप हो गया जैसे, या फिर आप ये कह लीजिए आप कोई कोट लिख रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई डेटा आप उसमें लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई इंडेक्स के बारे में लिख रहे हैं जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स हो गया, या फिर इसके अलावा आप केस स्टडीज़ लिख रहे हैं कि नहीं, या फिर इसमें आपके अलग अलग डाइवर्स एग्जाम्पल्स होते हैं। आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अगर आप एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो एक ज़्यादा क्रेडिबल लगता है। और इसके अलावा आप काफ़ी अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स दे सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे अलग अलग जगह पे आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कोट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जो कोट्स जो फ्रेजेस होते हैं जैसे विकसित भारत हो गया, एंड इन कीवर्ड्स को जैसे आप अगर इन्वर्टेड कॉमा में कर दें, या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आप कीवर्ड्स दे सकते हैं ताकि इससे लगे कि आप अपने आर्गुमेंट्स में कुछ वैल्यू ला रहे हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम GS2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट केसेस हो गए, जैसे मनेका गांधी केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, उसके बारे में आप अलग अलग जगहों पे लिख सकते हैं। आप अलग अलग कमिटीज़ लिख सकते हैं, जैसे आपके माली मठ कमेटी हो गई, जैसे एल चंद्र कुमार वो तो केस हो गया, एंड तो अलग अलग टाइप की आप कमिटीज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो गई, या फिर आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लिख सकते हैं, या फिर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो होती हैं वो आपको ज़रूर लिखनी चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका डेटा। जनरली हम लोग करंट अफेयर्स में डेटा बहुत पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर आपको रेलेवेंट डेटा लग रहा है जो कि आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं तो वो ज़रूर आप यहाँ पे ऐड करें। तो आंसर राइटिंग की अगला एस्पेक्ट होता है आपका एनालाइज, आपका होता है प्रैक्टिस, और आपका होता है इम्प्रूवमेंट। ये मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर आप पहली बात तो प्रैक्टिस ना करें। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपकी गलतियाँ पता चलती हैं, आप उन गलतियों को एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि कौन कौन से गैप्स हैं जो आपको अभी भी फुलफ़िल करने हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं पढ़ाई के, या फिर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अभी भी नहीं समझ में आते हैं, जिनके अराउंड आप अच्छे लॉजिकल आर्गूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको एग्जांपल्स नहीं आ रहे हैं। उन चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद आप उनको अगले पेपर्स में इम्प्रूव करते हैं। आप ये वाली जो साइकिल है, आप जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना धीरे 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 करके ग्रेजुअली आप आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करते हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इन्हीं के थ्रू, इसी पॉइंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आंसर राइटिंग में, क्वेश्चंस में खासकर, कि हाँ आपने सब कुछ तो पढ़ लिया है आपकी जो किताब में हो, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने कहीं से ना पढ़ा हो, जो जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो। टाइम्स व्हेन यू डोंट नो अबाउट क्वेश्चन। तो हम जानते हैं कि मेंस में एक मार्क्स पे
बहुत ढेर सारे लोग स्टैंड करते हैं, बहुत ढेर सारे रैंकर्स बस एक एक मार्क्स के डिफरेंस पे रहते हैं। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी क्वेश्चन। जहाँ पे आप वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, हो सकता है कोई और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। तो इस पर्सपेक्टिव से मान लीजिए कोई ऐसा बहुत टफ सा क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए एटलीस्ट आधे बच्चे जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। उनमें भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो इनको कैसे अप्रोच किया जाए। देखिए, पहली बात तो होती है आपको कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना होता है। आप कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना होता है। क्वेश्चन में आप कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही चाहिए। एंड अगर लिखना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लिखना आपको रेलेवेंट ही पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करें, आप वो लिखते हैं जो आपको आता है उस चीज़ से रिलेटेड। आप अपना लॉजिक, रैशनैलिटी को यूज़ करते हैं और एक आपका पास जो पहले से कंटेंट अवेलेबल हो उससे रिलेटेड रीजनेबल आर्गुमेंट्स देते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ना दे पाएँ, आप बहुत ढेर सारे डाइवर्स आर्गुमेंट्स ना दे पाएँ। एटलीस्ट आपको 1, 2 या 3 जितनी भी चीज़ें आपको पता हैं, जो भी पता है, इस केस में, सिर्फ इसी केस में आपको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि आपकी जो करंट नॉलेज है, आपकी जो मान लीजिए स्टैटिक नॉलेज है, आपको उसको लिंक करना पड़ता है विद व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं आंसर राइटिंग की जो आई थिंक बहुत बेसिक होती हैं एंड आपको आनी भी चाहिए। अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड आंसर लिखना चाहते हैं, मैं कहूँगा, तो ये चीज़ें उसमें कुछ बेसिक होती हैं। तो दैट इज़ ऑल विद दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीधे सीधे अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, GS4, एथिक्स, केस स्टडीज़, इन सब के बारे में हम लोग इसी फ्रेमवर्क के साथ हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक का लेक्चर इतने का ही था। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू।